नमस्कार, डीडी न्यूज के इस विशेष समाचार प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर, मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीना। तो आइए सबसे पहले रुख करते हैं सुर्खियों का। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में भारी बारिश की आशंका। वहीं हिमाचल और पंजाब में बारिश की मार जारी। दिल्ली और हरियाणा को मिली राहत। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का 42वां स्थापना दिवस आज। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह होंगे शामिल। कर्नाटक के हम्पी में जारी G20 संस्कृति कार्य समूह और गुजरात के केवड़िया में व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक आज होगी संपन्न। बैठक में वैश्विक व्यापार और निवेश से जुड़े मुद्दों पर मंथन जारी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज इंडोनेशिया और थाईलैंड के 7 दिवसीय दौरे पर होंगे रवाना। आसियान और विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में होंगे शामिल। सीरिया दौरे पर रहेंगे विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन। विल्नियस में जारी नेटो शिखर सम्मेलन का आज दूसरा दिन। पहले दिन स्वीडन को शामिल करने पर बनी सहमति। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने जताई नाराजगी। आज नेटो नेताओं से करेंगे मुलाकात। भारत और वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट आज से डोमिनिका में। पिछले 24 वर्षों में वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत का रिकॉर्ड शानदार। भारतीय टीम ने कैरिबियाई धरती पर पिछले 4 टेस्ट सीरीज में हासिल की जीत। विंबलडन में उलटफेर के बीच दुनिया की नंबर 1 इगा श्वांतेक को हराकर एलिना पहुंची सेमीफाइनल में। वहीं चेक गणराज्य की मार्केटा ने चौथी वरीयता प्राप्त जेसिका पेगुला को हराकर बनाई सेमीफाइनल में जगह। पुरुष वर्ग में नोवाक जोकोविच और जेनिक सिनर पहुंचे अंतिम 4 में। और आइए अब जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। तो उत्तर भारत में बारिश और बाढ़ के कहर से लोग परेशान हैं। मौसम विभाग ने आज भी देश के कई हिस्सों में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। वहीं हिमाचल और पंजाब में बारिश की मार जारी है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की वजह से आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। बारिश में कल थोड़ी देर कमी जरूर आई, लेकिन ब्यास और रावी नदियां पूरे उफान पर हैं। जगह जगह पुल और सड़कें आपदा का शिकार हो रही हैं। पानी ने जो तबाही मचाई उससे लोग जूझते नजर आ रहे हैं। कुल्लू में स्थिति सबसे गंभीर बनी हुई है। कुल्लू में सभी रूट बंद हैं। इन सबके बीच राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। उत्तराखंड में मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए रेड अलर्ट के बीच कल भी स्थिति खराब रही। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे में मलबे की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हुई है। इस समय राज्य की ज्यादातर नदियां उफान पर हैं। सड़कें बंद पड़ी हैं। पहाड़ों में भूस्खलन और मैदानी इलाकों में जलभराव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के लिए 13 जुलाई तक का अलर्ट जारी किया। प्रधानमंत्री ने हिमाचल और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों से बात कर पूरी जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने दोनों राज्यों को पूरी मदद का भरोसा दिया है। बारिश का कहर सिर्फ पहाड़ी इलाकों तक सीमित नहीं है। दिल्ली में यमुना भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और जो किनारे पर बसे लोग हैं उनकी परेशानियां बढ़ा रही है। हालांकि बारिश ना होने से थोड़ी राहत जरूर मिली है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के 42वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। कार्यक्रम में माइक्रो एटीएम और रुपए में क्रेडिट किसान के जरिए जो दुग्ध सहकारी समितियां हैं उनके डिजिटल जो पायलट प्रोजेक्ट्स हैं उनकी औपचारिक शुरुआत किए जाने की तैयारी है।
कार्यक्रम के तहत क्लाइमेट फाइनेंस और री इमेजिनिंग कोऑपरेटिव्स पर चर्चा का भी आयोजन है और इस कार्यक्रम में सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, बैंकर्स, अग्रणी कंसल्टेंसी कंपनी और अन्य हितधारक हिस्सा लेंगे। नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत कृष्ण राव कराड़, केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, सहकारिता मंत्री में सचिव ज्ञानेश कुमार, वित्तीय सेवा विभाग के सचिव डॉक्टर विवेक जोशी और भारत सरकार की अंतर्राज्यीय परिषद की सचिव अनुराधा प्रसाद शिरकत करेंगी। खबर कर्नाटक से, जहां के हम्पी में जारी G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक का आज तीसरा और अंतिम दिन है। बैठक में शामिल प्रतिनिधियों ने सांस्कृतिक संपत्ति का संरक्षण और पुनर्स्थापन, सतत भविष्य के लिए जीवंत विरासत का दोहन, सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योगों के साथ साथ अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिहाज से संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन को डिजिटल टेक्नोलॉजी से कैसे फायदा हो, इस पर विचार विमर्श लगातार जारी है। वहीं प्रधानमंत्री ने हम्पी में तीसरे G20 संस्कृति कार्यसमूह की बैठक के दौरान कुल 1755 वस्तुओं के साथ लंबाणी वस्तुओं के सबसे बड़े प्रदर्शन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की प्रशंसा की है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज इंडोनेशिया और थाईलैंड के 7 दिन के दौरे पर जाएंगे। वह इंडोनेशिया के जकार्ता में गुरुवार और शुक्रवार को आसियान ढांचे के तहत आसियान भारत पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच प्रारूप में विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। वे अन्य देशों के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। जकार्ता के बाद डॉक्टर जयशंकर थाईलैंड के बैंकॉक जाएंगे, जहां वो 16 जुलाई को मेकोंग गंगा सहयोग MGC तंत्र की 12वीं विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। MGC निचले मेकोंग क्षेत्र के सबसे पुराने तंत्रों में से एक है, जो भारत की एक्ट ईस्ट नीति का हिस्सा है। बैंकॉक में डॉक्टर जयशंकर 17 जुलाई को बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों के रिट्रीट में भी शामिल होंगे। बिम्स्टेक एक आर्थिक तकनीकी सहयोगी संगठन है जो बहुक्षेत्रीय सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी के देशों को एक साथ लेकर आता है। रिट्रीट में बिम्स्टेक को और मजबूत करने के जो तरीके हैं उस पर चर्चा होनी है। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन आज सीरिया की आधिकारिक यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। ये उनकी अगस्त 2016 के बाद सीरिया के लिए पहली मंत्री स्तरीय यात्रा होगी। 2 दिन की इस यात्रा के दौरान मुरलीधरन राजधानी दमिश्क में सीरियाई नेतृत्व के साथ व्यापक मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। साथ ही वे सरकार की छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत भारत में पढ़े या फिर पढ़ने आ रहे सीरियाई विद्यार्थियों के साथ बातचीत करेंगे। वे सीरियाई ऑर्थोडॉक्स गिरजाघर के पद अधिकारियों से भी मिल सकते हैं। भारत और सीरिया के बीच पारंपरिक रूप से मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, जो दोनों देशों के लोगों के बीच गहरे संपर्क पर टिके हैं। भारत ने छात्रवृत्ति कार्यक्रमों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए पिछले कई वर्षों में सीरिया की क्षमता निर्माण में उल्लेखनीय योगदान दिया है। मुरलीधरन की इस यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंधों की और मजबूत होने की आशंका जताई जा रही है। भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित भारत जापानी समुद्र द्विपक्षीय अभियान 2023 के 7वें संस्करण का आयोजन बंगाल की खाड़ी में संपन्न हुआ, जिसमें दोनों देशों ने पारंपरिक रूप से एक दूसरे को विदाई दी। भारतीय नौसेना के जहाज दिल्ली, कोमाटा और शक्ति और जापान समुद्री आत्मरक्षा बल के जहाज सीमेदारा ने 6 दिवसीय अभ्यास में भाग लिया। जिमैक्स 2023 में दोनों नौसेनाएं द्वारा संयुक्त रूप से जटिल अभ्यास किया गया। वहीं दोनों पक्षों ने समुद्री युद्ध के तीनों क्षेत्रों सतह, उपसतह और वायु में उन्नत स्तर के अभ्यास किए। नौसेना जहाज और उनके अभिन्न हेलीकॉप्टर्स के अलावा अभ्यास में लड़ाकू विमान, समुद्री गश्ती विमान और एक पनडुब्बी ने भी भाग लिया। विल्नियस में जारी नेटो शिखर सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। सम्मेलन के पहले दिन स्वीडन को नए सदस्य के रूप में शामिल करने पर सहमति बनी। तुर्की ने उसके नए सदस्य के तौर पर स्वीडन को मंजूरी दी। नेटो के महासचिव जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि तुर्किश राष्ट्रपति स्वीडन को नेटो में शामिल करने पर सहमत हुए हैं।
और नेटो के महासचिव ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक कदम है जो सभी नेटो सहयोगियों को मजबूत और साथ ही सुरक्षित बनाता है। वहीं नेटो नेताओं ने इस तथ्य पर आम सहमति बनाई कि यूक्रेन युद्ध के दौरान समूह में शामिल वो नहीं हो सकता। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने अपने देश को नेटो की सदस्यता न मिलने पर नाराजगी जताई। जेलेंस्की आज नेटो में नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं। खबर खेल जगत से, भारत और वेस्टइंडीज के बीच आज 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाएगा। ये मैच डोमिनिका के मैदान पर खेला जाना है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार के बाद टीम इंडिया नए सिरे से शुरुआत करने उतरेगी। वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज से भारत की 2023 से 25 WTC साइकिल की शुरुआत होगी। टीम इंडिया पुरानी यादों को भुलाकर जीत से शुरुआत करना चाहेगी। वेस्टइंडीज के खिलाफ पिछले 24 वर्षों में भारत का रिकॉर्ड शानदार रहा है। खबर विंबलडन से, जहां महिला एकल वर्ग में क्वार्टर फाइनल मुकाबले में 2 बड़े उलटफेर देखने को मिले। दुनिया की नंबर 1 महिला खिलाड़ी और शीर्ष वरीयता प्राप्त पोलैंड की इगा श्वांतेक को यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना के हाथों हार झेलनी पड़ी और वो प्रतियोगिता से बाहर हो गई हैं। स्वितोलिना ने स्वायतेक को हराकर विंबलडन के सेमीफाइनल में दूसरी बार अपनी जगह पक्की की है और दुनिया की 76वें नंबर की खिलाड़ी एलिना ने श्वांतेक को 7-5, 6-4, 6-2 से पराजित कर दिया। वहीं विंबलडन में ही खेले गए एक अन्य महिला एकल वर्ग में अमेरिका की चौथी वरीयता प्राप्त जेसिका पेगुला को भी हार का सामना करना पड़ा। पेगुला को चेक गणराज्य की मार्केटा वोंड्रोसोवा के हाथों हार झेलनी पड़ी। 2019 के फ्रेंच ओपन के फाइनल में जगह बनाने वाली मार्केटा ने पेगुला को 6-4, 2-6, 6-4 से पराजित कर विंबलडन के सेमीफाइनल में जगह बनाई। वहीं इस प्रतियोगिता के पुरुष एकल वर्ग में सर्बिया के दिग्गज खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने सेमीफाइनल में जगह पक्की की। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में जोकोविच ने रूस के आंद्रे रुब्लेव को 4-6, 6-1, 6-4, 6-3 से हराकर अंतिम 4 में जगह बनाई। वहीं इटली के 21 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी जेनिक सिनर ने विंबलडन के पुरुष एकल वर्ग में सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में सिनर ने रूस के रोमन सफिउलिन को 6-4, 3-6, 6-2, 6-2 के अंतर से हराया। फिलहाल इस विशेष समाचार प्रसारण में इतना ही। मुझे और बीना को दीजिए इजाजत। नमस्कार।